हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। ये चैप्टर है 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग ये मैथ विरोधाभास विधि से बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि √5 यहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है कि अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग इसके अपोजिट मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अपोजिट मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अतः अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसीलिए √5 बराबर p/q, जहाँ q पूर्णांक है, साथ q जो है वो 0 नहीं है और p तथा q अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या यानी p तथा q को कोई कॉमन संख्या गुणनखंड नहीं कर सकती, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए अब क्या करेंगे कि समीकरण के दोनों और वर्ग करने पर यानी समीकरण के दोनों ओर स्क्वायर रखने पर, तो √5 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, क्योंकि देखिए √5 इंटू √5 हो जाएगा √5 का स्क्वायर √5 इंटू √5 करेंगे तो √25 का वर्गमूल होता है तो 5, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा p²/q²। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5q² बराबर p²। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। तो देखिए समीकरण 1 से हमें क्या पता चलता है कि 5 जो है वो p² को विभाजित करेगी। 5q² के साथ यहाँ पे गुना में है, इक्वल के इधर जाएगा तो p²/5 हो जाएगा, यानी 5 जो है वो p² को विभाजित करेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 5p² को विभाजित करेगी। अगर p² को विभाजित करेगी तो 5p को भी विभाजित करेगी। अगर 5p² को विभाजित कर सकती है तो 5p को भी विभाजित कर सकती है। यानी 5p का अतः लिखेंगे, अतः 5 जो है वो p का गुणनखंड है। क्या है, 5p का गुणनखंड है, क्योंकि 5p को विभाजित करेगी इसलिए 5p का गुणनखंड है। तब हो जाएगा p बराबर 5c होगा। यहाँ पे p बराबर लिखते हैं 5c। अब क्या करेंगे कि इस p के मान को p के
मान को समीकरण 1 में रखने पर ये p बराबर जो 5c हुआ, क्योंकि अतः 5p का गुणनखंड है, तब p बराबर 5c। और इस p के मान को, जो p बराबर 5c निकला, इस p के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। ये समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 क्या था? 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो p क्या निकला? 5c। तो 5c का होल स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर 25c का स्क्वायर हो जाएगा। और 5 अगर 25 को यहाँ 5q स्क्वायर के साथ गुना में है, बराबर के इधर जाएगा तो भागा में, यानी 5 25 को विभाजित करेगा, यानी यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 1। तो q स्क्वायर बराबर हो गया 5c स्क्वायर। 5c स्क्वायर देखिए। अब इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए, जैसे समीकरण 1 में 5 जो था वो p स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, अब जो है 5 ये 5q स्क्वायर को विभाजित करेगी। 5 यहाँ पे c स्क्वायर के साथ गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो 5q स्क्वायर को विभाजित करेगी, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में 5q स्क्वायर को विभाजित करेगी, अतः 5q को भी विभाजित करेगी। देखिए, 5q स्क्वायर को विभाजित अगर कर सकती है तो 5q को भी विभाजित करती है। तो हमने यहाँ पे पहले जाना था कि 5 जो है वो p को विभाजित करेगी, यहाँ पे जाना कि 5q को विभाजित करेगी। तो हमने यहाँ पे माना था कि p और q सह अभाज्य संख्या है, यानी p और q को भागा देने वाला संख्या, मतलब कोई कॉमन संख्या जो है वो p और q को भागा नहीं दे सकता। लेकिन हमें यहाँ पता चला कि p और q को तो दोनों को ही 5 विभाजित करती है, उसको भागा दे सकती है। तो लिखेंगे अर्थात 5p तथा q दोनों को विभाजित करती है, दोनों को विभाजित करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि p तथा जो q है सह अभाज्य संख्या नहीं है। और हमें ये क्यों आभास हुआ था कि p तथा q सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि हमने वहाँ पे माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 को p और q के रूप में लिखा जा सकता है, p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए p तथा q सहअभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि p तथा q सहअभाज्य संख्या नहीं है, और ये त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमने कल्पना किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने यही कल्पना किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है,
अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो फिर से मैं इस पूरे मैथ को समझा देती हूँ कि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव कीजिए। तो हमने उसके बिल्कुल ऑपोजिट माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करना है। तो हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो अगर p/q के रूप में लिखा जा रहा है √5 को, तो जहाँ p/q पूर्णांक है, साथ ही q बराबर 0 नहीं हो सकता, तथा p तथा q सह अभाज्य संख्या है। तो हम लोगों ने क्या किया कि समीकरण के दोनों ओर वर्ग करने पर यानी स्क्वायर देने पर, तो √5 का स्क्वायर हो गया 5, p/q का होल स्क्वायर हो गया p²/q²। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हो गया 5q² = p²। तो इस समीकरण 1 से पता चलता है कि 5 जो है वो p² को विभाजित कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे q² के साथ 5 गुना में था, इक्वल के इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 5 जो है वो p² को चेंज कर सकती है, मतलब विभाजित कर सकती है। तो हमें पता चला कि समीकरण 1 में 5 जो है वो p² को विभाजित करेगी, तो 5p को भी विभाजित कर सकती है। अतः 5p का गुणनखंड है। गुणनखंड किसे कहते हैं? अगर मान लेते हैं किसी संख्या को कोई संख्या विभाजित करती है, मतलब 6 जो है वो 12 को विभाजित करती है, तो वहाँ पे कहा जाएगा कि 12 का गुणनखंड 6 है। ऐसे ही 5p का गुणनखंड है, तब हो गया p बराबर 5c। तो इस p का जो मान निकला, p बराबर 5 से इसका मान निकला, इस p के मान को हम लोगों ने समीकरण 1 में रखा। यहाँ पे p है, समीकरण 1 में रखा, तो हो गया 5q² बराबर 5c का होल स्क्वायर। स्क्वायर है यहाँ पे इसलिए स्क्वायर दिया, तो 5q² बराबर 5c का होल स्क्वायर हो गया 25c²। तो 5 से 25 को डिवाइड कर दिया तो 5c² हो गया, q बराबर 5c²। तो समीकरण 2 से हमें ये पता चलता है कि जैसे समीकरण 1 में पता चला था कि 5 जो है वो p² को विभाजित करती है, तो 5q² को भी विभाजित कर सकती है समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में 5q² को विभाजित करेगी, अतः 5q को भी विभाजित करेगी। लेकिन हम लोगों ने ऊपर में जाना था कि p तथा q सहअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे 5p और q दोनों को विभाजित करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि p तथा q सहअभाज्य संख्या नहीं है। और हमें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये त्रुटि इसीलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था कि √5 परिमेय संख्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, और इस मेथड को विरोधाभास विधि कहते हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए।